और बोलते हैं 56 इंच की छाती, तो 56 इंच की छाती मोदी जी ने दिखाई है 370 में भी और आज भी। नमस्कार दोस्तों। अभी आपने देखा होगा, जब से ये घटना घटी है 4 साल वाली, नौजवान जो है सड़कों पर हैं। बहुत सारी जगह तोड़फोड़ की गई। कुछ लोग उनमें ऐसे थे जिनको मतलब पैर में दिक्कत है, जो रेस नहीं लगा सकते, वो भी तोड़फोड़ में हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र हो चुकी है, ओवर एज हो चुके हैं, जो वो भी तोड़फोड़ में शामिल थे। अभी हम गांव जसाला में हैं और ये जिला शामली में आता है। सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इसी गांव से पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह जी रहे हैं और अभी एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनके पुत्र मनीष चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष रहे शामली के, वो भी बीजेपी में ही हैं। तो स्टेडियम में हैं। और आपने एक नाम सुना होगा, कुछ दिन पहले गोल्ड मेडल लेकर भारत का एक नौजवान नीरज चोपड़ा भारत में आया था, भाला फेंक में। और उनके जो कोच हैं अमरीश जी, कैप्टन भी रहे हैं भारतीय फौज में। उनसे आज जानेंगे बहुत सारी चीजें, इस पर भी डिस्कस करेंगे कि जो 4 साल वाला ये मुद्दा है, ये क्या है और सही है या गलत है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं। और पहले, सबसे पहले इन्हीं के बारे में आपको बहुत सारी चीजें जो बताएंगे, सर बताएंगे कि क्या थे, कैसे बने और बैकग्राउंड क्या थी घर की, ये इतना प्रोत्साहित कैसे मिला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक आपकी ने ये पहचान कैसे बनाई। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप नौजवानों की जो प्रॉब्लम है आप लेकर आए, जो आज टीओडी जो सरकार लेकर आई है कानून, ये मैं ये कहना चाहूंगा, मैं इसका स्वागत करता हूं। और ये अब से 10 साल पहले अगर ये कानून आ जाता, शायद हमारे देश के नौजवानों का हाल ये नहीं होता, शानदार और जानदार होता। क्योंकि ये देश का विकास भी है और नौजवानों का भी विकास है। अब जैसे आप जानते हैं कि मैं इंटरनेशनल चैंपियन भी रहा हूँ। और 2016 में जब नीरज चोपड़ा को हमने भर्ती किया तो हिंदुस्तान आर्मी का मैं चीफ कोच था, तीनों सेनाओं का भी मैं चीफ कोच रहा हूँ। लेटेस्ट ओलंपिक में आप अगर देखते हैं अविनाश शामली, तो वो मेरा स्टूडेंट है। और वो भी एक नॉर्मल लड़का है और भारत का नंबर 1 लड़का है और भारत का नंबर 1 कोच रैंक में मैं आज आता हूँ। अब बड़ा दुख होता है इन नौजवानों को देखते हुए सरकार ने ये कानून लाइन टीओडी, जो अग्नि पथ और अग्निवीर जो कहे कहे जाएंगे। तो ये तोड़-फोड़ करने वाले जितने भी नौजवान हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कम से कम आप इसको देखें, इसके पीछे है क्या? हर देश का नौजवान आज सेना में भर्ती होना चाहता है। लेकिन हर नौजवान सेना में जब भर्ती होना चाहता है, तो सब तो नहीं हो सकते। तो सरकार का ये कदम आज का नहीं है, लगभग शायद 1989 का ये प्रस्ताव था और 1989 से आते-आते कितनी देर हो चुकी है। क्योंकि जब अगर हम इसको डेवलप करते हैं और आज पूरी साल में 10 या 12 हज़ार वैकेंसियां अगर तीनों सेनाओं में भर्ती होने की निकलती थी, आज सरकार ने, मोदी जी ने 1 डेढ़ लाख या 2 लाख हर साल आपको वैकेंसी दी है। इससे बढ़िया कदम क्या हो सकता है? ये देश के पहले प्रधानमंत्री, जैसे पहले कहा था। और बोलते हैं 56 इंच की छाती, तो 56 इंच की छाती मोदी जी ने दिखाई है 370 में भी और आज भी। ये लोग, उन लोगों को समझना की आवश्यकता है कि जब एक घर से अगर 3 बच्चे हैं या 3 भाई हैं, 3 भाई अगर एक साथ नौकरी करेंगे तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। अब अगर हम देखते हैं कि 10,000 वैकेंसी पूरी साल की हैं, कहाँ अभी 1.5 2 लाख हैं, उस फायदा किसका है? उन नौजवानों का है। हर नौजवान को मौका मिलेगा सेना में जाने का और एक टैलेंट दिखाने का। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि भाई 4 साल आप नौकरी करेंगे, 4 साल में आप फाइनेंस डेवलप होंगे, आपका मैनेजमेंट डेवलप होगा, आपका डिसिप्लिन ठीक होगा। दूसरा, जब आप आते हैं तो इकट्ठा आपको 10-12 लाख या 20 लाख अगर इकट्ठा मिल जाता है, एक गरीब बच्चे को जो आज खाने को भी रोटी जिसकी नहीं है और दौड़ रहा है और सर्विस के लिए दौड़ रहा है, उसको 10-12 लाख का फायदा ये होता है और 4 साल में लगभग लाखों का फायदा उसको होगा। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ, तो नुकसान कैसे हुआ? ये फायदा है। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी नौजवान हैं तोड़-फोड़ ना करें। तोड़-फोड़ जो आप कर रहे हैं उससे नुकसान किसका है? नुकसान हमारा है और आपका है, सरकार का नुकसान नहीं है। और सरकार ये कदम पीछे हटना, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस कदम को पीछे हटाएगी, क्योंकि ये कदम नौजवानों के हित में है और देश के हित में है। अगर मैं थोड़ा-सा इज़राइल की आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इज़राइल छोटी-सी कंट्री है, लेकिन उसके पास आस-पास जितने भी हैं दुश्मन हैं और पास बैठे हैं, उसका हर देश का नागरिक आज सेना में सर्विस करता है। तो देश स्ट्रांग है। चाहे कितना भी बड़ा देश उसकी तरफ आता है, वो खून का बदला खून, गोली का बदला गोली से लेता है। उसकी तरफ आँख भी नहीं उठा के देखता। जैसे दोस्तों आप जानते हैं, हमारे भारत के चारों तरफ कौन लोग हैं? दुश्मन ही दुश्मन है। क्या चाइना कंपल्सरी सबको नौकरी नहीं दे रहा है? तो क्या वो जा चुका है? हमसे आगे है। लेकिन आज देश बढ़ रहा है और ये कदम देश को आगे बढ़ाने के लिए जो मोदी जी ने लिया है, स्वागत योग्य है और काबिल तारीफ है।
क्योंकि हर जवान, नौजवान जब 4 साल की सेना में सर्विस करता है, वो नौजवान होता है। 23 साल तक, 24 साल के बीच बंदे का बिगड़ता क्या है? साढ़े 17 से लेके और 23-24 साल के बीच में लड़का नौजवान होता है। वहाँ भी अच्छा काम करेगा और जब पेंशन में वापस आता है, आने के बाद भी हर डिपार्टमेंट में उसकी वैकेंसीज़ हैं। 10-10% हर सरकार ने खोल दिया। आपने कल सुना होगा माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम उनके लिए स्पेशल वैकेंसियाँ अपने उत्तर प्रदेश सरकार में देंगे। तो ये कितना अच्छा मौका, पहले तो ये वैकेंसियाँ नहीं थी। अब जितनी भी कंपनी आपके प्राइवेट हैं, उन कंपनियों में आपके कोटे फिक्स हैं। आप जब आएँगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस मिलेगी और आपको अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही सरकार जब आपको 4 साल में भेजती है, तो मैनेजमेंट का कोर्स वहाँ कराती है। कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं आपके 2 महीने के, 3 महीने के, 1 महीने के, जिससे आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, आप सर्विस कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी दुकान चला सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और मैनेजमेंट सबसे अच्छा अगर सिखाता है तो सेना सिखाती है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा है और इसका विरोध नहीं, इसका तो समर्थन होना चाहिए। क्योंकि जिस देश की सेना नौजवान है, वो देश कभी ना झुकता है, ना रुकता है, आगे बढ़ता है। ये आप देखेंगे। मैंने देखा है कि यूएन मिशन में 2010 में साउथ और वेस्ट नॉर्थ का बँटवारा हो रहा था, मैं उस मिशन में था। अब आप देखेंगे हमारे देश के नौजवान शानदार और अच्छे हैं, लेकिन कई सारी परेशानी भौगोलिक स्थिति आती है। अगर हमें कोई टास्क पूरा करना होता है, उस टास्क में जब हम मैप टू मैप जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मार्च करते हैं, तो कई ऐसी परेशानियाँ आती हैं कि जो हमारे जवान उसको पूरा नहीं करने में असफल हो जाते हैं, तो समस्या आती है। अब जब 25% आपको रखेंगे, तो काबिल लोग होंगे और विदेश में हमारी सेना का नौजवान शानदार टक्कर देगा, चाहे वो टेक्निक का मामला हो, चाहे वो लड़ाई का मामला हो, चाहे वो कमांडो का हो, चाहे फिजिकल फिटनेस का हो। अब एक 15 या 16 साल और कहाँ 4 साल या 17 साल के बीच तो देश नौजवान हुआ, देश की सेना नौजवान हुई। जब देश की सेना नौजवान होगी, तो आस-पास के जो दुश्मन देश हैं, अभी तो ये कानून लागू हुआ है, लागू होने से ही उनके घुटने टिक चुके होंगे। जब सेना ट्रेनिंग करके आएगी तो आँख भी नहीं उठा सकते। इसमें देश का विकास, नौजवानों का विकास, एक राष्ट्रीयता की भावना जो हमारे नौजवानों में आता है, ये कानून उसके लिए बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य है। मेरा ऐसा मानना है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कानून लेकर आई है सरकार, तो वो उनमें फौजी भी हैं, बहुत सारे फौजियों की मैंने वीडियो देखी कि 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, तो क्या उसमें बच्चा तैयार हो जाएगा? जो बच्चा फौज के लिए तैयार किया जाएगा, उसको तो लगभग 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं एक फौजी को तैयार होने में। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई ये बोलता है कि एक फौजियों को तैयार होने में 3 या 4 साल लगते हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग जो होती है, बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने की जो होती है, उसमें फौजी तैयार हो जाता है। और ये फौज की ट्रेनिंग ऐसी है, अगर ये 3 या 4 महीने भी की जाए, तो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, सिस्टम ऐसा है। दूसरा जो कहने हैं, आपने कहा कि फौजी भी इसमें है विरोध में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन फौजियों से, शायद वो फौज के बारे में नहीं जानते। क्यों? मैंने देखा 89 में जब हम भर्ती थे, जब मैं भर्ती के ड्यूरेशन में था, एक बैच बनता है ट्रेनिंग का 40 बंदों का। उस 40 बंदों में 1 हफ्ते के बीच में 5% यानी कि 5 बंदे 40 में से भगोड़ा हो जाते हैं। सेना उनको ढूँढती फिरती रहती है कि लाओ भई उन्हें अंदर करो। क्यों भाग गए भई? क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट भर्ती होने का था, लेकिन भागे क्यों? उसी के बीच में 5% ऐसे होते हैं कि हमारा दिल नहीं लग रहा और डिस्चार्ज देकर चले जाते हैं। तो ये वही नौजवान है जो जाना चाहते हैं तो फिर वापस आते हैं। ठीक उसके बाद जब हम चलते हैं ट्रेनिंग के बाद, जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, कसम पेड़ खाते हैं ना, हमारी पोस्टिंग फील्ड की तरफ होती है, तो तब फील्ड में जाने के बाद कुछ ऐसे नौजवान हैं, जो वहाँ उनका टारगेट केवल होता है कि हम 15 साल ही करना है। कुछ 5 साल या 6 साल में डिस्चार्ज लिख देते हैं। तो सेना ने ये सोचा सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और ये एक सेना नहीं सोच रही है, पीछे जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, चाहे उसमें हमारे पुराने जितने भी थल सेना अध्यक्ष हों या पुराने जज हों या जितने भी ब्यूरोक्रेट पुराने हैं, सबने सोच के 1989 से बिल्कुल लाए हैं, तो सोच विचार के लाए होंगे। ऐसा तो नहीं है, उन्हें भी पता है कि देश कैसे चलना है। तो उस टाइम जब ये पेंशन लिखते हैं 15 साल से पहले या 10 साल में लिख देते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। जब पेंशन आप तब लेने को तैयार हैं, अब तो सरकार ने आपको खुली छूट दी है कि आप 4 साल रहिए और आपको आगे बढ़ना है, तो 25% आपको कोटा है। आप बढ़िए जिसमें कैपेसिटी हो आगे जाएगा और जिसकी कैपेसिटी सिविल में रहने योग्य है, वो सिविल में आएगा। तो इसमें बुराई क्या है? हर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, चाहे वो पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, चाहे ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, तो मौके आपके सामने खुले हैं। तो ये उनका सोचना गलत है। शायद वो अंदर तक नहीं जा रहे हैं, जो ऐसा कह रहे हैं। जैसा आप कोच रहे हैं, आपने नीरज चोपड़ा जी को भी आप मान लीजिए आप ही गोल्ड मेडल लेकर आए हैं क्योंकि तैयार आपने किया है उस बच्चे को। तो आपको क्या लगता है कैसे बच्चे तैयार किए जाएँगे और कैसे भारत अपनी जो पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करेगा कि अब की बार गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा भारत लेकर आया है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से आप बच्चों को तैयार करना चाहते हैं
और थोड़ा-सा अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आप प्रेरित हुए इन चीज़ों से? भारतीय फ़ौज में गए, कोच रहे, भारतीय तीनों सेनाओं में आप कोच रहे, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ज़रूर। देखिए मेरा ना जो अगर मैं जाता हूँ पुरानी अब से 33 साल पहले 1990 में, तो मेरा गाँव लोधीपुर छबका है और अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है और तहसील गढ़मुक्तेश्वर का मैं रहने वाला हूँ। रही बात स्पोर्ट्स की, मैं भी उन नौजवानों की तरह था जो नौजवान आज 4 साल के लिए लड़ रहे हैं। मैं एक नॉर्मल भर्ती था, स्पोर्ट्स में नहीं था। सेना में आने के बाद में मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया और सेना में नहीं ये बताया कि अगर हम स्पोर्ट्स करते हैं तो आपका प्रमोशन अच्छा टाइम पे मिलता है और एक्सीलेंट, और जब आप चाहें तब ले सकते हैं। और देश के लिए एक लड़ाई का क्षेत्र होता है जो हम लड़ते हैं बॉर्डर पर, दूसरा लड़ाई का क्षेत्र हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है, ग्राउंड की तरफ से हम सेना का नाम रोशन करते हैं। तो इस तरह से हम भर्ती जाट रेजिमेंट में हम भर्ती होके गए 90 में, और जाट सेंटर बरेली में हम रहे। तो ट्रेनिंग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्पोर्ट्स होते हैं, और स्पोर्ट्स में जिसका इंटरेस्ट होता है वो आगे बढ़ता जाता है। सेना उन सभी टैलेंटों को मौका देती है, चाहे एक एथलेटिक्स नहीं, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे आर्चरी हो, हर इवेंट को सेना मौका देती है। तो सेना ने हमें ये मौका पुंछ में दिया, जब पहली पोस्टिंग थी हमारी पुंछ में 91 में। उस टाइम आतंकवाद का बहुत जोर था, उस आतंकवाद के बीच में हम 8-10 महीने लगभग रहे। तो वहाँ पे जब कंपटीशन आते हैं आतंकवाद के फ्री होने के बाद में, तो कंपटीशन में हमने इंटरेस्ट लिया। इंटरेस्ट लेने के बाद हमें पता लगा कि भाई इसमें बहुत बेनिफिट है। जबकि ठीक एक ग्रुप ये चाहता है कि एक लड़का जो भर्ती हो गया फाइनेंशियली, वो पैसे के लिए भर्ती हो गया। अगर हम भी ये सोचते जो आज 4 साल की बात करते हैं, ये गलत है। मैं भी ये सोचता कि नहीं, मुझे पैसा कमाना, स्पोर्ट्स नहीं करना, तो मैं कैप्टन नहीं होता, ना ही मैं ओलंपिक खेलता, ना ही मैं ओलंपिक तक जाता। तो कई, क्योंकि 90% सोच ये होती है कि जब हम भर्ती होते हैं हम पैसे के लिए भर्ती हुए हैं। लेकिन हमारी सोच थी पैसा ठीक है, अपनी जगह पैसे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये पैसा जब हमें एक मौका मिल रहा है कि आप स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत आगे तक जा सकते हैं, आपका प्रमोशन मिल सकता है, तो हमने उस पे ध्यान दिया और किसी की नहीं सुनी, और वही दिन तक हम नेशनल चैंपियन हुए, एशिया गोल्ड भी हुए। और आज अगर 2018 में आप जाते हैं तो एशियन गेम में जो मनजीत सिंह का गोल्ड लाया था 37 साल के बाद, वो हमारे ही स्टूडेंट था। और नीरज चोपड़ा को 2016 में जब हमने भर्ती किया था तो कोई सोच भी नहीं सकता था वो देश के लिए मेडल लाएगा, लेकिन हमने भर्ती किया था क्योंकि वो मैं तीनों सेनाओं का चीफ कोच था। ठीक है, अविनाश सामल एक नॉर्मल बिल्कुल गरीब घर का बेटा है, जो 3000 मीटर स्टीपल चेस का भारत का वो पहला ऐसा लड़का जो 8 बार हिंदुस्तान की रिकॉर्ड उसने बनाए हैं अभी भी, और यूएसए में है। वो भी मेरा एथलीट ही है। एक जमीन ग्रास रूट से हम पकड़ के लाए। सेम वही कार्य आज हम कर रहे हैं कि भाई ग्रास रूट से जितने भी नौजवान हैं और गांव में ही वो टैलेंट बसता है, उन टैलेंट को हम निखारने का काम कर रहे हैं। यही आने वाले 2-4 साल में यही ओलंपियन भी बनेंगे, यही एशिया चैंपियन भी बनेंगे, और इस नौजवानों का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। तो आप किसान परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और आपने अलग-अलग चीज़ों का मुकाबला किया होगा, घर में मतलब कमज़ोरी भी रही होगी क्योंकि किसान इतना मजबूत नहीं होता है, चंद किसान होते हैं जिनके पास पैसा होता है। तो क्या आपने उन मुसीबतों का सामना किया, फीस टाइम पे नहीं गई या पिताजी ने बोला आज खेत का काम कराना है, कॉलेज नहीं जाना है, आपके सामने वो समस्या भी आई कभी? देखिए, ये समस्या सबकी आती है और हमारे आप तो समस्या कम है, उस टाइम ज़्यादा थी। हम उस टाइम बताना चाहेंगे आपको कि ये बात सही है कि हम जब पढ़ने के लिए जाते तो हमारा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर जब हम जाते थे, उससे पहले अपने खेत में गन्ने की छोल करके तब जाया करते थे। एक नॉर्मल किसान के बेटे हैं हम। तो घर का काम भी करना होता था और पढ़ाई भी करनी होती थी। रही बात फीस की, तो ये तो फीस टाइम पे कोई दी ही नहीं जाती, 2-4 दिन आगे-पीछे होती है, क्योंकि कभी गन्ने के पैसे नहीं आते, तो कभी गुड़ के पैसे नहीं आते। तो ये बात बिल्कुल सही है, परेशानी हमने काफ़ी झेली है, लेकिन उन परेशानियों को झेलते हुए हम पीछे नहीं हटे। हम पॉजिटिव रहे, आज भी पॉजिटिव हैं, और मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों से पॉजिटिव रहें। जो भी कदम सरकार ने उठाए उनके साथ रहें, क्योंकि देश का विकास है। आप आपको नौकरी कमी नहीं है। कहाँ 10,000 की वैकेंसी है, कहाँ 2 लाख 2,500 वैकेंसी है। तो आप उन पे ध्यान ना दें, अफ़वाहों पे, और आप इस पे सरकार का साथ दें और आगे बढ़ें। अच्छा, जो बच्चे अब आपके पास सीख रहे हैं, उनमें कितने बच्चों पर आपको यकीन है कि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए काम कर सकते हैं, गोल्ड मेडल ला सकते हैं या इस तरह के कार्य कर सकते हैं जिससे लगे कि क्षेत्र का नाम हुआ है, आपका नाम हुआ है और उनके माँ-बाप का नाम हुआ है? अभी जितने बच्चे हमारे पास में हैं, लगभग आस-पास से आने वाले और हमारे पास रहने वाले हॉस्टल में, लगभग 150 बच्चे हैं। और ये इत्तेफ़ाक है कि आपका चैनल अभी आया है, थोड़ी देर पहले जी न्यूज़ यहाँ पे आया था, और 200 बच्चों से जी न्यूज़ ने पूछा था कि आप टीओडी के पक्ष में हैं? तो एक भी नौजवान ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, जबकि हमने उन्हें बताया भी नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। सबने कहा जी ये कदम हमारे लिए बहुत अच्छा है। अभी हम 2 सर्विस करते थे, अब हमारे घर के 4 सर्विस करेंगे, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उनका भी यही कहना था। अब इसमें से देश और विदेश में नाम रोशन करवाने वाले जो खिलाड़ी हैं, कुछ लड़कियाँ भी मेरे पास हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो आने वाले 1 साल में देश का, विदेश का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। ये गारंटी के साथ करेंगे। हाँ। अच्छा, आपके पास ये सब जो इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, मेडल
तो आपको क्या गर्व महसूस होता है कि आपने इतने सारे मेडल, देश का नाम पूरी दुनिया में आपने भारत का डंका बजा दिया है। तो आपको गर्व कितना महसूस होता है कि क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, उनसे आप क्या बताना चाहेंगे इस फ़ील्ड के बारे में कि जिस तरीके से आपने मेडल जीते हैं, देश का नाम किया है और वो किस तरीके से इस फ़ील्ड में आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बुराई छोड़कर क्योंकि हमारा देश ज़्यादातर देख रहे होंगे आप युवा भी छुट्टे के बिना उनका कुछ ठीक-ठाक नहीं होता। उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज के जो युवा हैं और यूथ हैं, जो आप 4 साल की बात कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट मौका मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन जितने भी तक में आप देख रहे हैं, इनको देखकर खुशी होती है और खुशी इसलिए भी होती है कि जो हमारे गरीब माँ-बाप हैं और वो ये सोचते हैं कि आज उनका बेटा उस बुलंदियों को छू रहा है, तो कहीं न कहीं माँ-बाप का जुड़ाव होता है, माँ-बाप का आशीर्वाद होता है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे माँ-बाप का आशीर्वाद और उनके संस्कार मेरे साथ हैं और मुझे खुशी होती है जितने भी ये प्राइज़ हैं, अगर वो ना होते शायद हम ना होते और उन्होंने ये संस्कार हमें ना दिए होते, तो शायद हम इस लेवल तक नहीं पहुँचते। और दूसरा स्पोर्ट्स में आने पे मैंने कई बंदे ऐसे देखे मेरे पास में आपको रियल में बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे 10 बच्चे ऐसे आए थे, जो केवल धूम्रपान से वर्जित थे और वो स्पोर्ट्स करना चाहते थे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था आने एडमिशन से पहले कि ये नशा भी करते हैं। और आप मानिएगा जब हमने उनको पकड़ा और देखा और समझाया, आज ठीक 2 महीने में उनके पास कोई नशा नहीं है। तो ये स्पोर्ट्स क्षेत्र एक ऐसा है जब स्पोर्ट्स में बंदा लगता है, तो नशे से मुक्ति आपकी हो जाती है, गलत काम आप नहीं करते हैं, आपका एक ही टारगेट होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि आपकी जितनी भी हैबिट इससे गलत होती हैं, वो सारी छूट जाती हैं, अगर बच्चा इसको स्पोर्ट्स की तरफ जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद कोच साहब ने हमें समय दिया। जैसा कि कोच साहब ने बताया कि वो तीनों सेनाओं में कैप्टन रहे हैं और उन्होंने नीरज चोपड़ा जैसे जो गोल्ड मेडल लेकर आए देश के लिए, उनको तैयार किया है और आपने जो चीज़ें देखी, जिस तरीके से नाम है अमरीश जी का, तो शायद हमारे क्षेत्र में तो अभी फिलहाल कोई ऐसा है नहीं। पूरे शामली में सहारनपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, पानीपत, सोनीपत, जसाला जहाँ फिलहाल हम हैं, यहाँ कोई इन्हें ना जानता हो और मैं जो हमारे युवा हैं और मैं खुद, हमारे जो देखने वाले हैं, सभी की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, हमारे बच्चों के लिए आपने समय निकाला और लगभग जितना समय आप दे रहे हैं, शायद ही कोई दे पाता क्योंकि यहाँ क्षेत्र तो बहुत हालात बहुत गंभीर थे, चाहे वो स्पोर्ट का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो। लड़कियाँ भी आज तक हमारी कॉलेज में नहीं जा पाती, सब चाहते हैं कि किस तरीके से इसकी 12वीं हो जाए, फिर प्राइवेट बीए-वीए करके बस यहाँ पे मतलब खत्म हो जाता है मामला। तो जब से कोच साहब यहाँ पर आए हैं, काफ़ी देखने को मिला है कि बच्चे जो हैं स्पोर्ट की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, आर्मी के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अगर वो इस फील्ड में जाएँगे तो लगता है भविष्य में वो देश का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।